नमस्कार, वेलकम टू अर्थ पीसीएस। डियर स्टूडेंट, पॉलिटी के इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भाग और स्रोत देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक सभी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से और जितने भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन शेड्यूल्स, पार्ट्स और सोर्सेस को के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें संविधान के बारे में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स थे और करंटली यानी वर्तमान में कितने पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ प्रीएम्बल, ठीक है, यानी जो मूल संविधान थी उसमें मूल संविधान में एक प्रस्तावना, एक प्रीएम्बल, 8 शेड्यूल्स, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, 22 पार्ट्स, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल्स, ठीक है। तो इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज अ प्रीएम्बल, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब वर्तमान में करंटली अ प्रीएम्बल, राइट, व्हिच हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, ठीक है, संविधान में प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है, ठीक है। 12 शेड्यूल्स, 8 से बढ़कर कितने हो गए? 12। 25 पार्ट्स, 22 से बढ़ के कितने हो गए? 25 एंड अबाउट 470 आर्टिकल्स, 395 से बढ़ के कितने हो गए? 470, लगभग 470। देखिए अभी तक जैसे कि मैंने ऑथेंटिक सोर्स से पता किया तो एग्जैक्ट नंबर यानी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, तो वो पता नहीं चल पाया। तो फिर मैंने क्या किया कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स को खंगाला, तो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी अवेलेबल है गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, लॉ मिनिस्ट्री की या पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जो अवेलेबल है, तो वो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो अभी तक अवेलेबल है वो जनवरी 2024 तक की ही अवेलेबल है, ठीक है। तो जब उस कॉपी को मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि मोर देन 100 आर्टिकल्स, ठीक है, हैज बीन एडेड, सिंपल, ठीक है, मोर देन 100 और more than 100 articles have been added in the Indian Constitution. Apart from that, more than 30 articles, right, have been deleted from Indian Constitution. तो आप कुल मिलाकर देखेंगे कि लगभग प्लस माइनस करने के बाद लगभग 70 प्लस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक जोड़े जा चुके हैं, क्योंकि यहां भी एग्जैक्ट नंबर अवेलेबल नहीं है, 100 प्लस है, ये 103-4 के आसपास हो रहे हैं और ये जो डिलीटेड यानी ओमिटेड आर्टिकल्स हैं वो अराउंड 35 के आसपास हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो रफली 70, तो 395 प्लस 70 तो 465 प्लस बन रहा है, इसीलिए मैंने लिखा है अबाउट 470 आर्टिकल्स। और कुछ ऑथेंटिक सोर्स हैं या ऑथेंटिक बुक भी है तो वो भी इतना ही मेंशन कर रहे हैं, अबाउट 470 आर्टिकल्स। तो इस बारे में ये क्लैरिटी है। अब चलते हैं शेड्यूल्स के बारे को देख लेते हैं एक एक करके। तो शेड्यूल्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज शेड्यूल। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुसूचियां किन्हें कहते हैं, व्हाट शुड बी योर आंसर, ठीक है। आपको ये तो पता है कि देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन शेड्यूल्स कहते किसे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्स, राइट। तो आपको कुछ बातें शेड्यूल्स के बारे में जानना चाहिए। सिंपल, सबसे पहले शेड्यूल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब और एक इंपॉर्टेंट बात, दो शेड्यूल्स आर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट दे रिमेन एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। यानी आप जब संविधान की मूल कॉपी गवर्नमेंट वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे या देखेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें शेड्यूल्स को संविधान के बीच में या संविधान में कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया।
इसे अलग से रखा गया है, इसलिए मैंने लिखा रिमेन्स एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये दो पर्पस। ये तीसरी बात, इसका पर्पस क्या है, तो इट गिव्स डिटेल्स, ठीक है, और एडिशनल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिटेल्स, ठीक है, प्लस क्या, इट सिंप्लीफाइज आवर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेव्स आवर टाइम। सेव्स आवर टाइम कैसे, तो मान लेते हैं जैसे कि सेकंड शेड्यूल है, ठीक है, या फर्स्ट शेड्यूल है, तो फर्स्ट शेड्यूल इट इज रिलेटेड विथ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल इज रिलेटेड विथ सेकंड शेड्यूल, इट इज और इट इंक्लूड्स द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस। ठीक है, इसमें जो वेतन है, भत्ता है या विशेषाधिकार है वो दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया। मान लेते हैं थर्ड शेड्यूल, तो थर्ड शेड्यूल इट इज रिलेटेड विथ ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ यानी शपथ ग्रहण से संबंधित है। तीसरा, चौथा राज्यसभा में सीट के बंटवारे को लेकर है। आठवां, संविधान में सम्मिलित जो अनुसूचित भाषाएं हैं उनसे संबंधित है। 10वां, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तो ऐसे, तो डायरेक्टली शेड्यूल्स को पढ़कर हम क्या कर सकते हैं कि जो डिटेल्स है उनको जान सकते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग, इट सिंप्लीफाइज आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दिस वाज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट शेड्यूल, सिंपल। नाउ अब शेड्यूल की शुरुआत कैसे हुई, यानी ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इंडिया में संविधान के बनने से पहले ब्रिटिश ने बहुत सारे एक्ट्स, लॉज लाए, जिसको हम पहले ही कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो लेकिन शेड्यूल को इंक्लूड करने की शुरुआत हुई तो वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इस एक्ट से ही लॉ में या एक्ट में शेड्यूल को इंक्लूड करने की शुरुआत हुई है। ठीक है, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैज द और वाज द फर्स्ट एक्ट विच इंक्लूडेड शेड्यूल्स, राइट। और इसमें कितने शेड्यूल्स थे, तो 10 शेड्यूल्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड 10 शेड्यूल्स, सिंपल। तो दिस वाज बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट शेड्यूल। नाउ वी विल सी ऑल द शेड्यूल्स वन बाय वन। अब जितने भी 12 अनुसूचियां हैं उनको देखते हैं। तो मैंने ये 4-4 का कॉलम बनाया है, पहले हम 4 देखेंगे, फिर 5 से 8, फिर 9 से 12। तो सबसे पहला फर्स्ट शेड्यूल, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, इट इज रिलेटेड विद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एंड 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ओनली 1 and 4, नॉट 1 to 4। ठीक है, शेड्यूल 1 इंक्लूड्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 1 and 4। ठीक, तो देखिए कितना आसान है समझना कि शेड्यूल 1 को पढ़ा तो पता चल गया ये किससे रिलेटेड है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। किन 2 आर्टिकल्स को मेनली पढ़ना है, तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4। सिंप्लीफाई भी कर दिया, अब हमारे टाइम को भी सेव कर दिया इसने, और समझने में आसान भी। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड शेड्यूल, एज आई सेड, आउटलाइंस इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, वेतन, भत्ता, विशेषाधिकार किनके, तो इसे भी याद रखना बहुत आसान है। इसमें 9 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे 4 को याद रख लीजिए, सेंट्रल लेवल पे 4 को याद रख लीजिए, स्टेट लेवल पे उसी के पैरेलल चारों हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट के पैरेलल कौन होते हैं, तो गवर्नर, सिंपल सी बात। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल पे गवर्नर्स। लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर यूनियन लेवल, स्टेट लेवल पे कौन, तो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे कौन, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक, सिंपल सी बात। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट जजेस। तो 4 को याद रखा, 4 के पैरेलल स्टेट लेवल पे याद रखिए, सिंपल सी बात। एक आपको जो अलग से याद रखना है वो है CAG, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
सिंपल। ठीक है, एक और बात आपको जो याद रखनी है, यहां वर्ड मेंशन है वो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नॉट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि द वर्ड वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट इंक्लूडेड बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इंक्लूडेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स 59 क्लॉज 3, 65 क्लॉज 3, 75 क्लॉज 6, 97, 125, 148 क्लॉज 3, it is related with CAG, Comptroller and Auditor General of India. 158 clause 3, 164 clause 5, 186 and 221. So this was all about second schedule. Now third schedule. अब तीसरी अनुसूची को भी देख लेते हैं। तो it outlines oaths and affirmations for, तो ये किससे संबंधित है? शपथ ग्रहण से संबंधित। ठीक है, शपथ ग्रहण से संबंधित। तो किनके? तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें यहां प्रेसिडेंट इंक्लूड नहीं है, गवर्नर्स इंक्लूड नहीं है, लोकसभा स्पीकर इंक्लूडेड नहीं है, राज्यसभा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इंक्लूडेड नहीं है। उसके पैरेलल जब ये सभी इंक्लूडेड नहीं है तो इसके पैरेलल भी इंक्लूडेड नहीं होंगे, लेकिन ये तीनों इंक्लूडेड है, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस और सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये तीनों, यानी ये तीनों थर्ड शेड्यूल में भी कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन है? तो सबसे पहले यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस। ठीक, तो चुनाव लड़ने से पहले, इट मींस बिफोर इलेक्शन, द कैंडिडेट्स वेदर फॉर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दे हैव टू सबमिट एन एफिडेविट इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चुनाव लड़ने से पहले ही जो चुनाव के प्रतियोगी होते हैं, ठीक है, प्रतिद्वंदी होते हैं, उन सबको, यानी जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन सबको इलेक्शन कमीशन के सामने एक शपथ लेना पड़ता है। ठीक है, तो उनका भी प्रावधान थर्ड शेड्यूल में तीसरी अनुसूची में है। अब बनने से पहले और बनने के बाद तो शपथ लेना ही है। तो जो बन जाएंगे यानी एमपीस और एमएलएस, उनके लिए भी प्रोविजन इसी में है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीस, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एमएलएस और एमएलसीस। ठीक है, देखिए यहां वर्ड इंक्लूडेड है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब लेजिस्लेचर्स जो है, और यहां भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स। तो जब पार्लियामेंट मींस बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, चाहे आप एमपी लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, तो उनके ओथ और अफर्मेशन किससे रिलेटेड है, किसमें है? तो थर्ड शेड्यूल। अगेन स्टेट लेजिस्लेचर वेदर एमएलसी और एमएलए। ठीक है, विधानसभा हो या विधान परिषद, उन दोनों के सदस्य को भी थर्ड शेड्यूल यानी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ही शपथ लेना पड़ता है। नेक्स्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जैसा कि मैंने कहा ये तीनों तो इसमें कॉमन है, सीएजी। ठीक है, नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 4, 99, 124 क्लॉज 6, 148 क्लॉज 2, अगेन सीएजी से रिलेटेड है, 164 क्लॉज 3, 188, 219। ठीक, अब नेक्स्ट फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची। तो ये काफी छोटा और काफी आसान है, इसे याद रखना। ये किससे रिलेटेड है? तो मैंने पहले भी बताया आपको, इट इज रिलेटेड विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स और एलोकेशन ऑफ सीट्स among states and union territories in the council of states, that is Rajya Sabha. Important article 4 clause 1 and article 80 clause 2. Simple. Now other 4 important schedules. तो फिफ्थ शेड्यूल, पांचवी अनुसूची, इसे भी याद रखना बहुत आसान है। इट इज रिलेटेड विद शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट्स। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं है ये प्रोविजन किससे रिलेटेड, ये शेड्यूल किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, राइट, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जो क्षेत्र है उनसे संबंधित है। किसमें? तो इन वेरियस स्टेट्स, नॉट इन एनी पर्टिकुलर स्टेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 244
क्लॉज 1। सिक्स्थ इसी से रिलेटेड है, बट इट इज कंसर्न विद ओनली 4 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ क्या था, किससे रिलेटेड था, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है। वैसे मोस्टली ये जो स्टेट्स है मोस्टली इंक्लूड्स ट्राइबल पॉपुलेशन, और भी दूसरे अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या और दूसरे स्टेट्स भी हैं इंडिया में जिनमें ट्राइबल पॉपुलेशन है, बट यहाँ पे केवल 4 स्टेट्स को ही मेंशन किया गया और आपको इन स्टेट्स के नाम याद रखना जरूरी है। तो 6th शेड्यूल इंक्लूड्स व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड 4 इंपॉर्टेंट, एंड दिस 4 स्टेट्स आर आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। इन चारों स्टेट्स के नाम आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 244 क्लास 2, 275 क्लास 1, सिंपल। नेक्स्ट 7th शेड्यूल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 7वीं अनुसूची। क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड्स 3 लिस्ट्स, ठीक है। 3 लिस्ट ऑफ व्हाट, 3 लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी it includes 3 lists to help determine legislative authority over different subject matters, ठीक है। यानी किन विषयों पर, किन सब्जेक्ट्स पे किन सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होगा, वो सारी बातें कहाँ लिखी हैं, तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं, 3, ठीक है। पहला यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट आपको सिंपल से याद रखना है कि लिस्ट के नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि यूनियन लिस्ट मींस ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। संघ सूची में केवल संघ सरकार या केंद्र सरकार, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन आपको लिखते वक्त यूनियन गवर्नमेंट ही लिखना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार नहीं है, संघ सरकार, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ दैट इज ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, राइट। और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे करेंसी से रिलेटेड लॉ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट प्रिंट करेंसी नोट्स और मिंट कॉइन्स, ठीक है। भारत में नोट को कोई राज्य सरकार छाप नहीं सकती और सिक्कों को कोई राज्य सरकार ढाल नहीं सकती। इस पे किसका एकाधिकार है, केंद्र सरकार का, ठीक है। दैट इज एंड यूनिट नेम इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज अ यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट्स कितने इंक्लूड है, 100 सब्जेक्ट्स। और एक बात और मैं बताना देना चाहूंगा कि इसमें यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपको जानने चाहिए, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कुछ सारे नहीं, 100 में से 100 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो मेन है, ठीक है। जैसे मैंने कहा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, करेंसी से रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। और भी दूसरे इश्यूज हैं, तो वो सारी आपको याद होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स कितने हैं टोटल, 100। स्टेट लिस्ट अगेन ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉ, तो केवल इसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उनमें केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जैसे सब्जेक्ट लाइक लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, उस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। इसीलिए यहां तक कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में कुछ राज्यों में पुलिस की वर्दी का रंग भी अलग है, 1-2 राज्यों में इसका रंग सफेद है, ज्यादातर राज्यों में पुलिस की वर्दी का रंग खाकी है, खाकी रंग की है, खाकी वर्दी। लेकिन कुछ राज्यों में, ठीक है, पुलिस की वर्दी का रंग सफेद है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट कम्स अंडर द स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लॉ, ठीक है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया पुलिस, पब्लिक हेल्थ इज ऑल्सो स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो 61। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स 100 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स 61। तो आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि हमारे देश में केंद्र सरकार के हाथों में ज्यादा शक्तियां हैं, ज्यादा पावर्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, तो इट इज कॉमन फॉर बोथ, यानी इसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं उन पे
केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, सिंपल सी बात है। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स है? तो 52। और इसमें कुछ एग्जांपल ले तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन, मैरिज। ठीक है, तो एजुकेशन पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। मैरिज पे भी राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। दोनों के लिए कॉमन है। कॉन्करेंट लिस्ट मींस व्हाट? कॉमन फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब एक छोटी सी बात, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट पे दोनों ने लॉ बना दिया। फॉर एग्जांपल, पहले स्टेट गवर्नमेंट ने, मान लेते हैं एजुकेशन पे एक लॉ बना दिया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब बाद में क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बना दिया उसी सब्जेक्ट में, उसी चीज में। अब तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद होना तो सिंपल सी बात है। देन इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, देन लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट शैल प्रिवेल। यानी फिर से मैं समझा देता हूं कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट इंक्लूडेड है और उस पर राज्य सरकार ने या राज्य सरकारों ने एक कानून बना दिया अपने अपने राज्य में, और बाद में केंद्र सरकार ने यानी यूनियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसी सब्जेक्ट पे उसी विषय पे कानून बना दिया, तो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है, लॉ बनाया गया है, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। स्टेट द्वारा यानी या और राज्य द्वारा या राज्यों द्वारा बनाए गए कानून को खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। सिंपल सी बात। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 246। सिंपल। नेक्स्ट, 8th शेड्यूल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और 8th शेड्यूल में क्या है? तो लैंग्वेजेस, राइट। एंड यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, इसमें 22 भाषाएं हैं और इन 22 भाषाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8th शेड्यूल 7th शेड्यूल से, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको याद होने चाहिए, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? जैसा कि मैंने कहा, इट इज रिलेटेड विद लैंग्वेजेस, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया, राइट। एंड टोटल नंबर्स आर 22, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। और इसमें क्या है कि सारे इंडियन लैंग्वेजेस को, भारतीय भाषाओं को ही इंक्लूड किया गया, सम्मिलित किया गया है, किसी विदेशी भाषा को नहीं, ठीक है। तो सारी भाषाएं देख लीजिए, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। कहीं भी इंग्लिश नहीं है, राइट। तो आपको एकदम कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है कि 8th शेड्यूल में यानी 8वीं अनुसूची में इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया गया है। कुछ और भी भाषाएं जैसे राजस्थानी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कहीं भी राजस्थानी इंक्लूड नहीं है, हो सकता है बाद में सरकार इंक्लूड कर दे। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं ऐसे, ठीक है, जिन्हें बाद में हो सकता है समय बीतने के साथ या कोई आने वाले सालों में इंक्लूड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 344 क्लॉज 1 एंड 350। अब बाकी के बचे 4 आर्टिकल्स, 4 शेड्यूल्स, उन्हें भी देख लेते हैं। तो 9th शेड्यूल, ठीक है। तो 9th शेड्यूल में आपको सिंपली इतना ही याद रखना है कि इट इज रिलेटेड विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। लैंड रिफॉर्म्स एंड इरेडिकेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा को खत्म करने से संबंधित कानून से संबंधित है ये 9वीं अनुसूची, ठीक। उसके बाद जैसा कि हमने देखा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 8 शेड्यूल ही थे, नॉट 8। कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स। तो
9 से 12 तक ये जो 4 आर्टिकल्स हैं, 4 शेड्यूल्स हैं, इन्हें बाद में जोड़ा गया एक एक करके। ठीक है, ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे, कितनी अनुसूचियां थे, 8, और धीरे धीरे एक एक करके जोड़ा गया। तो पहला शेड्यूल, पहली अनुसूची जो भारत के संविधान में जोड़ी गई वो थी 9वीं अनुसूची, और इसे कब जोड़ा गया, 1951 में पहला संशोधन करके। मीन्स द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। सिंपल सी बात, इसीलिए मैंने इसे रेड लेटर में हाईलाइट कर दिया है, एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951। सिंपल सी बात है, आपको इतना याद रखना है। कब जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। राइट, किससे रिलेटेड है, जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। ठीक, अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो की गई इसमें, कि टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, जब लैंड रिफॉर्म और जमींदारी को, लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए जाने लगे, और क्या कहते हैं, जमींदारी को खत्म करने की बात की जाने लगी, तो ये तो आजादी के शुरुआती दिनों में ही हो गई। ठीक है, यानी संविधान लागू हुआ कब, 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, और पहला संशोधन हो गया कब, 1951 में। तो इसलिए आज से तो तुरंत ही संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही संविधान को संशोधित करना पड़ा। क्यों, क्योंकि देश में गरीबी थी, भूखमरी थी, काफी असमानता थी। कुछ लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थे, गांव के गांव, शहर के शहर, और कुछ के पास तो रहने के लिए खुद की झोपड़ी के बराबर भी जमीन नहीं थी। तो समानता लाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए इनमें जो कानून लाए गए उनको ये भी सुरक्षा प्रदान की गई। कैसे, कि दिस लॉज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट, अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी, अंडर जुडिशियल रिव्यू फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान यानी जो मौलिक अधिकार थे उनका हनन कैसे हो रहा था, तो मेनली यहाँ पे दो संविधान, जो अनुच्छेद थे, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, और एक आर्टिकल था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, तो बाद में से 1978 में इसे एबॉलिश कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन उस टाइम 1951 में तो ये था, और आर्टिकल 14 भी, इन दोनों का भी, साथ ही साथ एक और आर्टिकल राइट टू लाइफ 21। तो इन सभी के बेसिस पे इन लॉज को चैलेंज ना किया जाए, इनसे भी इनकी सुरक्षा की गई। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये तो इन लॉज को, यानी इन कानूनों को सुरक्षा एक तरह से कहें प्रदान की गई, ताकि जो अमीर लोग हैं, धनवान लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में केस ना कर दे, और बहुतों ने किया भी। ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में क्या कहा, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट लॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 24th April 1973, right, are now open to judicial review, which is the basic structure of the constitution। तो ये डेट क्यों, यानी इसे डेडलाइन क्यों या बेंचमार्क क्यों समझा गया, तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इससे संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे, या 9वीं अनुसूची में जो भी कानून बनाए जाएंगे, तो उन्हें जुडिशियल रिव्यू के तहत स्क्रूटनाइज किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी इन लॉज को, अगर कोई लॉ 2007 के इस डेट के बाद बनाया गया है, 24 अप्रैल 1973 के बाद बनाया गया है या लागू किया गया है, तो वैसे लॉज को चैलेंज किया जा सकता है अंडर जुडिशियल रिव्यू। अब रही बात, ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ऑन दिस डेट वेरी फेमस केस, केशवानंद भारती केस, राइट, तो इस डेट को, यानी 24 अप्रैल 1973 को ही केशवानंद भारती केस पर फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इसीलिए इस डेट को बेंचमार्क घोषित कर दिया गया, बेंचमार्क। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नए कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक नए जुडिशियल डॉक्ट्रिन को जन्म दिया था, उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ
बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस के बारे में कहा जाता है, इसने यानी सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का ये कथन है कि उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती केस ने भारतीय संविधान को बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि इसने इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक नए कंसेप्ट को, एक नए जुडिशियल कंसेप्ट को जन्म दिया, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यानी देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी अमेंडेड इन एनी सिचुएशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे प्रावधान है जिन्हें किसी भी परिस्थिति में संशोधित नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसीलिए इस डेट को बेंचमार्क माना गया कि इस डेट के बाद अगर कोई लॉ जो जमींदारी एबोलिशन या लैंड, जमींदारी तो एबॉलिश हो ही चुकी थी तब कब की, लेकिन लैंड रिफॉर्म से भी रिलेटेड है तो उसे चैलेंज किया सकता है, बशर्ते वो लॉ इस डेट के बाद बना हो। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक ही है 31B। सिंपल। नेक्स्ट 10th शेड्यूल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे भी बाद में जोड़ा गया, जैसे मैंने कहा देयर वर ओनली 8 शेड्यूल्स, केवल 8 अनुसूचियां ही थी। ठीक है, तो 10th शेड्यूल इसे कब जोड़ा गया? तो ये ज्यादा, सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि कब जोड़ा गया, बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये कब? 1951। ये कब? 1985। और ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड आल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो इसमें जो एमएलएस या एमपीस होते थे, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो उनको दल विदल करने से रोकने के लिए इस कानून को लाया गया कि ताकि उनकी जनता के प्रति, पार्टी के प्रति एक फेथ या कहें आप फेथ या लॉयल्टी बनी रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज मन किया इस पार्टी में, कल मन किया तो उस पार्टी में। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये है दल बदल विरोधी अधिनियम। ठीक है, नेताओं को, मेनली एमपी एमएलए को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोकता है, उनकी एक तरह से कहें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, किसके? टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, एंड कब जोड़ा गया? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। सिंपल। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना है 102, 191। 102 यूनियन लेवल पे फॉर एमपीस एंड 191 फॉर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट 11th शेड्यूल। तो 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? सिंपली आपको याद रखना है पंचायत। ठीक है, एंड इट वाज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। सिंपल, ये बात आपको याद रखनी है। ये कब जोड़ा गया? 1951। हो सकता है आपको सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दे दिया जाए, इनमें से किसे पहले जोड़ा गया है। तो आपको ये याद रखना, 9th शेड्यूल 1951, 10th शेड्यूल 1985। ठीक है, इसे कब? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसे कब? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसे कब? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, 1951, 1985, 1992। इसे के कब? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये 12th शेड्यूल, इसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? रिलेटेड विद पंचायत, पावर्स, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक, सिंपल, एडेड बाय 73rd
पहले ही बता दिया। हाँ, ये डेट इंपॉर्टेंट है कि केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1992। ठीक, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 243 जी। लास्ट शेड्यूल, 12th शेड्यूल, अगेन इट इज रिलेटेड विथ म्युनिसिपैलिटीज, सेम पावर्स, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और फिर और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, पंचायत में कितने मैटर्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29 मैटर्स, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज के लिए कितने, 18 मैटर्स, ये आपको याद रखना है। और कब जोड़ा गया, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993, सॉरी नॉट 93, 92, 90, ठीक है, दोनों अमेंडमेंट सेम ईयर से हुए थे, 73rd और 74th, 1992 में भी, ये भी 1992 में। ठीक, ये किससे रिलेटेड है, पंचायत, 11 रिलेटेड विद पंचायत, 12 रिलेटेड विद म्युनिसिपैलिटीज। ठीक, और डेट ये भी आपको याद रखना है, 1 जून 1993। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 243 W, सिंपल। सो हमने सभी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स को देखा, ऑल 12 शेड्यूल्स। नाउ वी विल सी ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे, ओरिजिनली 22 पार्ट्स, ठीक है, बट करेंटली 25 पार्ट्स। ठीक, अब आपको एक और बात समझ लेनी है, जब हम सारे पार्ट्स को देखेंगे तो नंबर अभी भी 22 ही हैं। कितने हैं, 22, ठीक है, सीरियल नंबर। लेकिन इसके बीच में, यानी बिटवीन 1 to 22, राइट, 4 न्यू पार्ट्स हैज बीन एडेड एंड 1 पार्ट हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, तो इसमें 4 पार्ट कौन कौन से ऐड किए गए? तो सबसे पहले तो एक पार्ट को डिलीट किया गया, वो है पार्ट 7, इट हैज बीन डिलीटेड, राइट, फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नए पार्ट्स जो जो जोड़े गए हैं वो है पार्ट 4A, पार्ट पार्ट 4A ये जोड़े गए हैं, पार्ट 14A, पार्ट 9A, फोर ए, 9A, 9B, पार्ट 14A। ये 4 पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं बाद में, ठीक है, और एक पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 22 + 4 - 1 इज इक्वल टू 25। तो करंटली कितने हैं, 25 पार्ट्स। लेकिन फिर से आपको याद रखना है कि ये नंबर, सीरियल नंबर 22 ही है। ठीक वैसे ही जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स की जो सीरियल नंबर आप देखेंगे तो वहां भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि टोटल जो सीरियल नंबर आप देखेंगे तो वो है 395 ही, ठीक है। लास्ट आर्टिकल जब देखेंगे आप ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो 395 ही है, लेकिन इसके बीच बहुत सारे आर्टिकल्स जो जोड़े गए हैं तो उन्हें ए करके लिखा गया, ABCD ऐसे करके मेंशन किया गया, ठीक है। उनके बीच से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जोड़े गए हैं उन्हें वैसे ABCD करके जोड़ा गया है, और जो इंपॉर्टेंट और जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं थे या अमेंडमेंट करके डिलीट किए, ओमिट किए गए हैं, उन्हें वैसे ही, ठीक है। तो इस तरह से सीरियल नंबर से आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, आपको इसे बार बार रिवाइज करना होगा, चाहे पार्ट्स हो, शेड्यूल हो, सोर्सेस हो, आपको बार बार रिवाइज करना होगा। आप और एक और बात कि जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वीडियो देखें, आप सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। तो पार्ट 1 इट इज रिलेटेड विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है।
important articles 1 to 4. Next, part 2 related with citizenship. Important articles 5 to 11. Part 3 fundamental rights, articles 12 to 35. Simple. Part 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इन शॉर्ट डीपीएसपीस. ठीक है. आर्टिकल 36 टू 51 ए. आप देखेंगे सीरियल नंबर में है. ये 4 पे खत्म हुआ, 5 से स्टार्ट, 11 पे खत्म हुआ, 12 से स्टार्ट, 35 पे खत्म हुआ, 36 से स्टार्ट, 51 पे खत्म हुआ. अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो बाद में ऐड किया गया, जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स, पार्ट 4A, 9A, 9B और 14A, ये 4 पार्ट ऐड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू डिफरेंट अमेंडमेंट्स. तो पहला पार्ट जो ऐड किया गया था, मींस दिस पार्ट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड इट इज रिलेटेड विद फंडामेंटल ड्यूटीज. अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी किस समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है. आप उसका कमेंट, आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं. ठीक है. किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है? आप जानते हैं. यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आर्टिकल 51A. नेक्स्ट पार्ट 5, ये काफी इंपॉर्टेंट है. इट इज रिलेटेड विद यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है. यूनियन गवर्नमेंट. अब इसमें देयर आर 5 चैप्टर्स. ठीक. पार्ट 5 इंक्लूड्स 5 चैप्टर्स. सो 5 चैप्टर्स आर: चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव, राइट. एग्जीक्यूटिव फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम, राइट. चैप्टर 2 पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर. ठीक है. और सामने आपको आर्टिकल्स भी याद रखने हैं, इससे आसानी होगी. इवन आप जब मेंस में आंसर लिखेंगे, पीसीएस में अगर आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो वहां भी आपको आर्टिकल्स लिखने में आसानी होगी. और अगर आप आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल्स मेंशन करते हैं तो इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलता है. इससे एग्जामिनर खुश होता है कि हाँ, एस्पिरेंट को आता है, परीक्षार्थी को आता है. अदरवाइज स्पेशली जब आप पॉलिटी के आंसर्स लिख रहे हो मेंस में, और अगर आप पार्ट, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स इंक्लूड नहीं करते, हर वक्त जरूरी नहीं, लेकिन जहां जहां इंपॉर्टेंस है तो वहां मेंशन करना चाहिए. इससे आपको 1 मार्क्स, आधे मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं. एड ऑन की तरह काम करता है. तो यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 फ्रॉम आर्टिकल्स 52 टू 151, ये याद रखना है. अब यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव कब से कहां तक है? 52 टू 78. ठीक. नेक्स्ट पार्लियामेंट 79 टू 122. अगेन बहुत सिंपल सी, सेम मैंने सीरियल नंबर दोनों में सेम ही रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 1 के लिए 1, पार्लियामेंट के लिए सीरियल नंबर 2, आर्टिकल 79 टू 122. नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट मींस ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट. अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 123. बहुत सिंपल है, याद रखना. ठीक है. आर्टिकल 123, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस. ठीक है. अध्यादेश जारी करने का अधिकार. सिंपल. अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 123. ठीक. गवर्नेंस के लिए आर्टिकल 213, 213. राष्ट्रपति के लिए 123. यूनियन जुडिशियरी. यूनियन जुडिशियरी मीन्स ओनली सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल्स 124 टू 147. ठीक. और लास्ट सीएजी चैप्टर 5 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल्स 148 टू 151. ठीक है. फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं. पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल्स 5 टू 11, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स 12 टू 35, पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 टू 51, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, पार्ट 5 articles 52 to 151, right? Simple. So part 6, it includes the state government. Important articles, article 152 to 237. Simple. And again
just like part 5, right? Part 5 had 5 chapters, part 6 has 6 chapters, right? Part 5 5 chapters, part 6 6 chapters. Simple. So first chapter, it is related with general, important article 152. Next chapter, the executive, important articles 152 153 to 167, and here it includes the governor, chief minister, council of ministers, etc. Next, chapter 3, state legislature, right? Legislative assembly, legislative councils, etc. Important articles 168 to 212. Chapter 4, legislative powers of governors, means ordinance making power of governors, right? यानी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ठीक है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 213, आपको याद रखना है कि अंडर आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, एंड एज पर आर्टिकल 213, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य का गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है? 123 फॉर प्रेसिडेंट, 213 फॉर गवर्नर्स. नेक्स्ट, चैप्टर 5, इट इज रिलेटेड विद हाई कोर्ट्स, राइट? हाई कोर्ट्स, सिंपल. एंड आर्टिकल्स 214 to 232, सिंपल. नेक्स्ट चैप्टर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहिए या लोअर कोर्ट्स कहिए, लोअर कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फॉर एग्जांपल लोअर जुडिशियरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी, राइट? जुडिशियरी एट सब डिविजनल लेवल और इवन एट मुंसिफ लेवल, राइट? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 233 to 237. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट 7, राइट, डज नॉट एग्जिस्ट. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक पार्ट को डिलीट किया गया और 4 नए पार्ट ऐड किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो पार्ट 7 याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब एग्जिस्ट ही नहीं करता. सिंपली आपको याद रखना है कि इट वाज डिलीटेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956. सिंपल. 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, राइट? ऐसा भी याद रख सकते हैं आप, पार्ट 7 बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ऐसे ही आपको को रिलेट कर लेना, हर चीज रट के याद नहीं की जा सकती. को रिलेशन भी आपको याद रखने में, मेमोराइज करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है? चीजों को कनेक्ट करना सीखिए एक दूसरे से, जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 213, ठीक है? नेक्स्ट, पार्ट 8, रिलेटेड विद यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 to 242. सिंपल, ओनली 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक? यस, देयर आर 4, ओके? 239, 240, 241, 242, ठीक है? 39 से 42 3 जोड़ने पर होता है, लेकिन आर्टिकल 4 होते हैं. आपको 39 को भी काउंट करना है, राइट? नेक्स्ट, पार्ट 9, पंचायत, ठीक है? आर्टिकल्स 243 to 243 ओ. दूसरा कर ले लेता हूं. पार्ट 9A, राइट? ये आपको याद रखना है, ये सब मैंने पहले ही बता दिया. पार्ट 9A इसे बाद में जोड़ा गया, कब? बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है? और आपको फिर से मैं याद दिला दूं, बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पंचायत कहां पे खत्म हुआ? 243 ओ, जहां पंचायत खत्म म्युनिसिपैलिटीज शुरू. 243 पी, 243 जेड जी, सिंपल. नेक्स्ट, अब आता है पार्ट 9B, अगेन न्यू पार्ट एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है? अब ये जेड जी पे खत्म हुआ, स्टार्ट 243 जेड एच टू जेड टी, सिंपल. ऐसे ही फ्लो में आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 10, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज, राइट? आर्टिकल्स 244 244, ठीक?
पार्ट और शेड्यूल्स को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके पढ़िए, कोरिलेट करके याद रखिए, काफी याद करना आसान होगा, ठीक है, और एग्जाम में गलती भी नहीं होगी। अब दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो भी है वो पार्ट 11। तो पार्ट 11 क्या कह रहा है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, सिंपल भाषा में कहे तो सेंटर स्टेट रिलेशंस। विच पार्ट? पार्ट 11। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 245 टू 263, ठीक। और यहाँ पे दो तरह के रिलेशंस है, एक लेजिस्लेटिव रिलेशंस और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ठीक है। लेजिस्लेटिव मीन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस चैप्टर 1 आर्टिकल 245 टू 255, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस चैप्टर 2 256 टू 263, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं, पार्ट 12। ये किससे रिलेटेड है? तो रिलेटेड विथ फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, अगेन डिवाइडेड इनटू 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। पार्ट 12 डिवाइडेड इनटू 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। चैप्टर 1 रिलेटेड विथ फाइनेंस, ये जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे और अलग अलग तरह के फंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपका रिवाइज हो जाएगा। आर्टिकल्स 264 टू 300 ए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 2 बोरोइंग्स, आर्टिकल 292 टू 293। चैप्टर 3 प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, आर्टिकल 294 टू 300। और लास्टली चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300 ए। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? इट वाज अ फंडामेंटल राइट, राइट, इट वाज अ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। लेकिन इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। दिस इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। पर्पस क्या था? ठीक है, मल्टीपल पर्पस थे। पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड और इंटरकोर्स मूवमेंट, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इन सबसे रिलेटेड है पार्ट 13। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 301 टू 307, ठीक। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो आपके तैयारी से रिलेटेड है, आपके कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे आप यूपीएससी या पीसीएस जिसकी भी या दोनों की तैयारी कर रहे हो, तो ये उससे रिलेटेड है। दैट इज रिलेटेड विद मींस पार्ट 14। इट इज रिलेटेड विद सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें दोनों आते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या उन्हें पीसीएस भी कहते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ठीक है। इसमें भी दो चैप्टर, चैप्टर 1 सर्विसेज, आर्टिकल्स 308 टू 314। चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल्स 315 टू 323, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट 14 है, इसे बाद में जोड़ा गया जैसा कि मैंने कहा, एंड इट इज रिलेटेड विद ट्राइब्यूनल्स, राइट, एंड इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जहां भी जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं या कुछ भी नया जोड़ा गया तो उसे मैंने रेड लेटर्स में हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 14, ठीक है। इससे पहले जो हमने पार्ट्स देखे वो पार्ट 4A, 9A, 9B, और लास्ट जो पार्ट जोड़ा गया वो 14A, ठीक है।
और लास्ट पार्ट, पार्ट 15, इट इज रिलेटेड विथ इलेक्शंस। पार्ट 15 रिलेटेड विथ इलेक्शंस, राइट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 324 टू 329 ए, और यहाँ इलेक्शन कमीशन भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ठीक। आर्टिकल्स 332 342 ए, सिंपल। नेक्स्ट, पार्ट 17, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। हमने शेड्यूल 8 देखा, किस रिलेटेड थे वो, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, इट इज रिलेटेड विथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो यू कैन कोरिलेट शेड्यूल 8 with part 17, right? So chapter 1, language of the union, articles 343 and 44. Chapter 2, regional languages, 345 and 347. Chapter 3, languages of Supreme Court, High Court and so on, 348 and 349. And lastly, special directives, 350 and 351. Simple. Part 18, very important, ठीक है, very important. It is related with emergency provisions, and emergency provisions यहाँ आपको याद रखना है कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, 9 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। क्या 352 टू 360, ठीक है, 9 आर्टिकल्स होते हैं। अगेन यहाँ पे 3 इमरजेंसी, फर्स्ट बट नेशनल इमरजेंसी, सेकंड स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल, थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 356 360, ठीक है। 4 का डिफरेंस है, आप इजीली याद रख सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल 356, उसके अलावा भी प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 365 भी लागू किया जा सकता है, बट आपको मेनली 3 ही याद रखने हैं, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, और लास्टली 360 दैट इज रिलेटेड विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगाई नहीं गई है। नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, प्रेसिडेंट रूल लगते रहते हैं, बट टिल डेट वी डोंट हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी, सिंपल। नेक्स्ट, पार्ट 19, मिसलेनियस, आर्टिकल्स 361 टू 367। पार्ट 20, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको याद रखने हैं, और जनरली ये सारे जो भी 25 पार्ट्स, 25 पार्ट्स, तो उनमें से कुछ गिने चुने पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4A, फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे 9A 9B, राइट, मेनली 9A पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, फिर पार्ट 15 इलेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पार्ट 20 और पार्ट 18, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर और या सेंटर स्टेट के बीच टसल वो होता रहता है, न्यूज में चलता रहता है, इस वजह से भी पार्ट 18 इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चेंजेस करते रहने हैं। और इस पार्ट की और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि ये सबसे छोटा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। व्हाई स्मॉलेस्ट पार्ट? बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली वन आर्टिकल, आर्टिकल 368, मैंने गलती से आर्टिकल्स लिख दिया है, सॉरी, ठीक है, आर्टिकल 368। बाकी सारे पार्ट में आप देखेंगे देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, इवन एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स आर देयर, बट हियर ओनली 1 आर्टिकल। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, right? And it is a simple as well as complicated process. Next, part 21, temporary transition and special provisions, ठीक है, articles 369 to 392. And last part, part 22, means actually it is serial number 22, right? part 25, इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
सीरियल नंबर कितना है 22, बट एक्चुअली इट इज पार्ट 25, राइट। ये सीरियल नंबर 21 है, बट इट इज पार्ट 24। क्यों, मैंने आपको पहले ही भी समझा दिया, फिर से मैं बता दे रहा हूं। पार्ट 4A जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया, और एक पार्ट जोड़ा गया 14A। ये चारों पार्ट जोड़े गए, तो इन्हें बीच में, ठीक है, बीच में इंक्लूड कर दिया गया है। सीरियल नंबर 22 तक ही है, और एक पार्ट को डिलीट कर दिया गया, जिसे पार्ट 7। तो कुल मिलाकर 4 जोड़े और एक डिलीट कर दिया, तो टोटल यानी 22 + 4 - 1 = 25। तो इसलिए पार्ट 25 है, सीरियल नंबर 22 ही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा कि लास्ट आर्टिकल देखिए, लास्ट आर्टिकल कितना है 395, लेकिन मैंने कितना कहा कि अबाउट 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो सेम बात यहां भी लागू होती है, बीच बीच में और भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो बाद में ऐड किए गए, 21A और भी बहुत सारे आर्टिकल्स, पंचायत से रिलेटेड, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, कोऑपरेटिव से रिलेटेड, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, जो भी पार्ट्स ऐड किए गए उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स ऐड किए गए, तो उनके सबके सारे आर्टिकल्स के आगे ABCD SSCL नंबर ऐड लगे हैं। उसे पहचानना भी आसान है, ठीक है, और वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे 51A आप समझ जाइए किसे बाद में ऐड किया गया, ठीक है। पंचायत से रिलेटेड भी जो हमने पार्ट्स देखे, आर्टिकल्स देखे, उसमें भी सारे कैपिटल लेटर्स में ही थे। लास्टली, तो ये सारे पार्ट्स हमने देखे। अब इंपॉर्टेंट सोर्स देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से सोर्स कहां से लिए गए हैं, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो सोर्सेस में आपको क्या करना है कि कुछ कुछ जगह पे कंफ्यूजन होती है कुछ कुछ प्रोविजंस को लेकर, उन सारी बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी सोर्सेस हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। तो इसमें से लगभग 250 प्रोविजंस, अराउंड 250 प्रोविजंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अराउंड 250 प्रोविजंस, राइट। और इसके पीछे वजह क्या थी, तो आप देखिए कि जब आजादी मिली या जब संविधान बन रहा था, लिखा जा रहा था, तो उस समय का पीरियड इसके बहुत क्लोज था, और दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट, दिस एक्ट वाज इन फोर्स। उस समय इसी एक्ट के अधीन, यानी इसी अधिनियम के अधीन कानून बना हुआ था, और उसी को भारत में लागू किया गया था, और भारत के लोग इसी एक्ट के अधीन जो कानून बनाए गए थे उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर थे। तो इस वजह से भी एक कारण थी। तो इससे क्या क्या प्रोविजंस लिए गए, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी मींस इंक्लूड किए गए। तो सबसे पहले फेडरल स्कीम, संघीय प्रणाली, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक। अब आपको यहां कंफ्यूजन होती है, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स फॉर स्टेट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स फॉर स्टेट ये कहां से लिया गया है, फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखेंगे तभी भी, मैंने पहले आपको बता दिया, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑफिस ऑफ गवर्नर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फ्रॉम ऑफ स्टेट्स अंडर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जुडिशियरी, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑब्वियसली जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे यूनियन लेवल पे हो या स्टेट लेवल, वो ब्रिटिश की ही देन है और इस एक्ट के अधीन था। इमरजेंसी प्रोविजंस, यहां भी अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। आपको याद रखना है कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है, तो इट वाज और बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब जनरली क्या होता है कि हड़बड़ में या पता नहीं कुछ बुक्स में भी गलती से लिखा गया कि फ्रॉम जर्मनी, कुछ बुक्स में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी, वो भी हम देखेंगे। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, इमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, बट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स
ड्यूरिंग इमरजेंसी फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी। ठीक है, लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आप कहें तो एक तरह से जो वन ऑफ द पिलर है वो ये दो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं, सबसे पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये तो सबको पता है। रूल ऑफ लॉ, ये भी। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी जो भी पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है, संसद हो या राज्य का विधान परिषद या विधानसभा, ये सभी ब्रिटिश सिस्टम पे ही बेस्ड है। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, हम दूसरे कंट्री यानी दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप नहीं ले सकते, दूसरे कंट्री यानी दूसरे देश या राज्य की नागरिकता नहीं ले सकते, पहला। दूसरा, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर कैबिनेट सिस्टम, ये आपको पता ही, ये भी ब्रिटिश सिस्टम है। तो मेनली पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी है मेन प्रोविजंस वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए। प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है, रिट्स जो भी हैं, ठीक। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ऑब्वियसली जो एमपीस को प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है, सर्टेन प्रिविलेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें पार्लियामेंट के यानी संसद के परिसर के अंदर गिरफ्तार नहीं किया सकता, तो ये एक प्रिविलेज है, एक उनका विशेषाधिकार है, ठीक है। ये भी कहां से लिया गया, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्टली बाइकैमरलिज्म, यानी द्विसंसदीय प्रणाली, ठीक है, यानी पार्लियामेंट में दो सदन होंगे, जैसे हमारे संसद में लोकसभा राज्यसभा है, या कुछ स्टेट में, सारे स्टेट में नहीं, विधानसभा और विधान परिषद है, तो इसे कहते हैं बाइकैमरलिज्म, राइट। टू मीन्स पार्लियामेंट लेजिस्लेचर हैविंग टू हाउसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस। इन इंडिया अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। नेक्स्ट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स, ये कहां से लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यस, ठीक है, हमारे देश में न्यायपालिका, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, ये भी मेनली देखिए, मेनली जो जुडिशियरी से रिलेटेड है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट से रिलेटेड है वो मेनली ब्रिटेन से लिए गए, मेनली आप देखेंगे, देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, तीनों जुडिशियरी से रिलेटेड है, इस तरह से याद रखना आसान है। नेक्स्ट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट और इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, द वर्ड इंपीचमेंट हैज बीन इंक्लूडेड, ठीक है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो देयर इज स्लाइट डिफरेंस, फिर भी इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑफिस ऑफ गवर्नर, हियर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन होती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी बता दिया और फिर बता रहा हूं कि ऑफिस ऑफ गवर्नर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर अंडर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑब्वियसली, राइट, इंडिया में फेडरलिज्म है बट नॉट कंप्लीट फेडरलिज्म, इट इज क्वासी फेडरलिज्म। व्हाई क्वासी फेडरलिज्म, यानी दो सेंटर और स्टेट, राज्य और संघ, दोनों को संविधान से ही शक्तियां मिलती हैं, लेकिन संसद यानी संघ के पास, संघ सरकार या केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में ज्यादा शक्तियां हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर और फेडरेशन विद यूनिटरी बायस, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन सेंटर, ठीक, रेसिड्यूरी पावर्स यानी जो रेसिड्यूरी पावर्स होंगे वो भी किनके हाथों में है, सेंटर के हाथों में, ठीक है। जैसे कि हमने कॉन्टेंट लिस्ट जब डिस्कस किया
सेवन शेड्यूल डिस्कस किया, तो मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, मैरिज, और उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, तो किसके कानून को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को। ठीक है, प्लस क्या, वेस्टिंग पावर, रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर मींस, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जो तीनों शेड्यूल में, यानी तीनों लिस्ट में, चाहे यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो और कॉन्करेंट लिस्ट हो, तीनों में इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम। ठीक है, तो साइबर क्राइम ना स्टेट लिस्ट में मेंशन है, आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, ना यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, तो इस पे कानून कौन बनाएगा? इस पे कानून बनाएगी केंद्र सरकार। इसीलिए इसे कहते हैं वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। ठीक है, जिस सब्जेक्ट पे, जिस विषय पे कुछ नहीं कहा गया है, उन विषयों पर किनका अधिकार होगा? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, ये तो मैंने पहले ही बता दिया और कंफ्यूजन भी अब आपका दूर हो चुका होगा। लास्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये रिसेंटली न्यूज में भी था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, मैं यानी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा था रिगार्डिंग व्हाट, आर्टिकल 200 एंड 201। ठीक, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे उनसे 2 या 3 सोर्स या 2 या 3 प्रोविजन ही लिए गए हैं, आसानी से याद रखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या, तो कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, बहुत डिटेल में हमने जाना उसके। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, इंटरकोर्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, गतिविधियां, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो दोनों सदनों की, लोकसभा, राज्यसभा की जो ज्वाइंट सिटिंग होगी, सम्मिलित बैठक, ठीक है, वो भी कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो कॉमन चीजें हैं वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉमन यानी कॉन्करेंट लिस्ट, देख लीजिए, कॉमन है किसके लिए? बोथ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ज्वाइंट सिटिंग, बोथ लोकसभा, राज्यसभा। तो जो कॉमन चीजें हैं, यानी 2 पार्टीज या 2 गवर्नमेंट या 2 हाउसेस से रिलेटेड है, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। बहुत सिंपल है, याद रखना। नेक्स्ट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इससे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो एक जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और जनरली लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। एंड थर्ड, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन कहां से लिए गए? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इट इज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा है अभी। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड, राइट? आयरिश मीन्स फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। फर्स्ट, amendment of Indian Constitution, procedure for amendment of the Indian Constitution, under which article, which part? अभी आपको मैंने बताया पार्ट 20, आर्टिकल 368। ठीक है, इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। देखिए, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू ऑफ राज्यसभा, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इन्हीं चीजों में जो चीजें कॉमन होती है वहीं कंफ्यूजन होता है। तो आप ऐसा करेंगे कि जो आपने नोट्स बनाया है या जो जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो जो जो चीजें कॉमन है वहां पे आप कुछ मार्क दे सकते हैं। इससे आपका कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदल जाएगी। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे यहां हमने पढ़ा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो यहां पे आप एक स्टार मार्क दे दीजिए। ठीक, अब सेम मार्क अब आप यहां भी दे दीजिए। मेथड ऑफ इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, यहां भी स्टार मार्क्स दो। तो सेम सिंबल से आप इजीली उसको
आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये दोनों प्रोविजंस एक दूसरे से रिलेटेड है, मींस एक दूसरे से रिलेटेड है और यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। सेम उसी तरह के किसी तरह के मार्क्स, मान लीजिए आपने सर्कल बना दिया, डॉट बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फॉर स्टेट्स बाय द सेंटर, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां भी इसी तरह के किसी जो आप चाहें उसी तरह के कोई मार्क्स बना दीजिए ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और आपको क्लैरिटी मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां बचे 4 कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबसे एक या 2 प्रोविजंस लिए गए, इसीलिए मैंने इन्हें एक स्लाइड में कर दिया है। तो सबसे पहले सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम उसे यूएसएसआर कहा जाता था, ठीक है। तो यहां से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और हमने देखा ये कहां इंक्लूड है, पार्ट 4A, और किस अमेंडमेंट के तहत इसे ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1976। मैंने आपसे सवाल पूछा कि इसे किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे इंक्लूड किया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जिसे प्रीएम्बल में यानी हमारे प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, कौन सा, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। न्याय के आदर्श, कौन से, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक। नेक्स्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इससे एक वर्ड लिया गया है जो हमारे प्रीएम्बल में इंक्लूड है, रिपब्लिक। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ठीक है। ये भी तो आप देखेंगे कि आइडियल्स ऑफ जस्टिस ये कहां से, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये कहां से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। और एक्चुअली ये किसका नारा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा था, फ्रेंच क्रांति जो हुई थी फ्रांस में, उसी का नारा था ये, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो। नेक्स्ट जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन सिंगल एक ही प्रोविजन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक। नेक्स्ट वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी। देखिए वेमर क्या है कि एक जर्मनी का एक छोटा सा शहर है, ठीक है, जो सेंट्रल जर्मनी में बसा है, सिंपल सी बात। और वेमर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1918 से 1933 तक, ठीक है, इसे अनऑफिशियली वेमर रिपब्लिक भी कहते थे, लेकिन हिटलर के उदय के साथ इसका खात्मा हो गया, ठीक है। तो ये मात्र ये 15-16 साल ही इस वेमर रिपब्लिक या वेमर स्टेट की बात कहें एग्जिस्टेंस था, अस्तित्व था, इसलिए इसे वेमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ना कि आपको जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहना है, आपको कहना है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज अ सिटी लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ जर्मनी, राइट। तो यहां से क्या क्या, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो उस समय भी मैंने आपको बताया जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिस्कस किया, तो इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी, राइट। तो आपको जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहना है, आपको कहना है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वेमर इज अ सिटी एंड अनऑफिशियली इट वाज कॉल्ड वेमर रिपब्लिक ड्यूरिंग 1918 टू 1933, सिंपल। तो इस आर्टिकल में, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया संविधान के इंपॉर्टेंट जो भी शेड्यूल्स थे, अनुसूचियां, पार्ट्स, और लास्टली इंपॉर्टेंट सोर्स को भी देखा।